नमस्कार मित्रों, युवा से आज साधु युवा। मैं विमलेश संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साहित्य दर्पण में हम लोग शब्द शक्ति पढ़ रहे हैं और शब्द शक्ति में हम लोगों ने अभिधा और जो लक्षणा है, इन दो शब्द शक्तियों पे हम लोगों ने विधिवत चर्चा कर लिया है। उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो परीक्षोपयोगी है, उन सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। हम लोग व्यंजना पे, जो तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति, उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने व्यंजना के क्रम में जो व्यंजना के जो आपके लक्षण हैं, व्यंजना किसे कहते हैं, इसके बाद व्यंजना के जो प्रकार होते हैं, उसमें से जो पहला प्रकार है आपका, जो व्यंजना के दो प्रकार बताए, एक शाब्दी व्यंजना और एक आर्थी व्यंजना। ठीक है, इन शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना में जो शाब्दी व्यंजना के जो दो भेद बताते हैं, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। तो अभिधा मूला और लक्षणा मूला, इन दो भेदों में हम लोगों ने अभिधा मूला व्यंजना के ऊपर चर्चा कर लिया है कि शब्दों के जो अनेक अर्थ होते हैं, वो अनेक अर्थ जब किसी एक अर्थ में नियंत्रित हो जाते हैं और उससे जो एक अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, उसमें जो हेतु होता है, उसे ही अभिधा मूला व्यंजना के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो अभिधा मूला व्यंजना तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक की चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो आज उसके हम लोग आगे चलेंगे। लास्ट में हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, तो उसके पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ से हम लोगों को चर्चा करना है। ठीक है, तो उसमें यही बात कहते हैं कि एवं एकस्मिन् अर्थे अभिधया नियंत्रिते या शब्दार्थस्य अन्यर्थ बुद्धि हेतु शक्ति सा अभिधा मूला व्यंजना। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपके श्लोक से प्रश्न बन जाते हैं, कई बार आपके गद्यात्मक पंक्ति उठा करके प्रश्न पूछ लेता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एकस्मिन् अर्थे अभिधया नियंत्रिते। ठीक है, जिसके द्वारा अभिधा मतलब जो शब्द होता है, वो जिसके अनेक अर्थ होते हैं, वह अनेक अर्थ जिसके माध्यम से एक अर्थ में नियंत्रित होकर के शब्द, जो शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, उन अनेक अर्थों में से एक अर्थ में नियंत्रित करके जो अन्य अर्थ बुद्धि हेतु हो सकती है, जो उस शब्द के माध्यम से एक अन्य अर्थ के प्रतीति का ज्ञान कराने का जो हेतु होता है, उसे हम अभिधा मूला व्यंजना नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो जो कैसे संयोग इत्यादि होते हैं, उनके माध्यम से उदाहरण गिना दिए। उसके बाद एक और उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण क्या है वो देख लेते हैं। तो ये कहते हैं कि यथा मम तात पदानाम, विश्वनाथ जी कहते हैं कि मेरे जो पिताजी हैं, उन पिताजी के द्वारा, ठीक है, मतलब उनके जो पिताजी हैं, उन्होंने उनके द्वारा जो रचित श्लोक है, उसी श्लोक को अभिधा मूला व्यंजना के उदाहरण के रूप में वो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकता है कि कि आचार्य विश्वनाथ जी के पिता का नाम क्या है। उनके नामों में देखिए कुछ विशेषण भी दिए हैं। ठीक है, तो इन विशेषणों को जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, नाम तो उनका खैर इतना ही है कि श्री चंद्रशेखर, क्या है, श्री चंद्रशेखर नाम है, लेकिन उसके पहले देखिए क्या क्या विशेषण दिए हैं। महापात्र, चतुर्दश भाषा विलासिनी, भुजंग, महाकविश्वर, श्री चंद्रशेखर, सांधि विग्रहिकाणाम। मतलब इतने विशेषणों से युक्त जो श्री चंद्रशेखर जो हैं, उनके द्वारा जो रचित श्लोक है, उसको अभिधा मूला व्यंजना के उदाहरण के रूप में क्या करते हैं, पेश करते हैं। ठीक है, तो ये जो श्लोक है, दुर्गा लंघित विग्रहो मनसिजम, यह क्या है, यह अभिधा मूला व्यंजना का उदाहरण है। ठीक है, और सांधि विग्रहिकाणाम, सांधि विग्रही मतलब होता है, ये एक मंत्री होते हैं कि जो अन्य राजाओं के साथ जो व्यवहारों का जो व्यवहार्य नीति निर्णय करते हैं कि किस राजा के साथ कैसे व्यवहार करना है और उनके साथ कैसे संधि कराते हैं, उनके साथ कैसे विग्रह कराते हैं, इन सब चीज़ों का जो निर्वहन करता है, उसको हम सांधि विग्रहिक नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये अभिधा मूला व्यंजना का उदाहरण है। ठीक है, जैसे इस श्लोक में भी, इस श्लोक के जो वाच्यार्थ है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो एक अलग अर्थ की प्रतीति होती है, लेकिन जब यह
इन शब्दों के जो अर्थ हैं, यह अर्थ अपने अर्थ में नियंत्रित होकर के जो अन्य अर्थ प्रतीति होता है, तो इससे इस कारण से यह अभिधा मूला व्यंजना का उदाहरण है। कैसे? जैसे देख लीजिए, एक एक पद देख लेते हैं कि दुर्गा लंघित विग्रहो मनसिजम, दुर्गा लंघित विग्रहो मनसिजम, इसमें एक राजा के बारे में वर्णन किया गया है। मतलब एक उमा महारानी रहती हैं, उमा नामक महारानी, उनके जो पतिदेव रहते हैं वो भानुदेव रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकरण के अनुसार यह पता चलता है कि भानुदेव, उमा के जो पतिदेव हैं, उमा के जो हस्बैंड हैं, वह दुर्गा लंघित विग्रहो, मतलब वह जो दुर्ग होते हैं उन दुर्गों को लांघ करके जिसने क्या कर दिया हो, किसी अन्य राजा पे आक्रमण कर लिया हो। मतलब कि जिसके आक्रमण करने पे दुर्ग भी उनका मतलब दुर्ग भी उनके रास्ते में बाधा के रूप में नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए अर्थ हुआ। यदि सब इस तरह से मिलाएंगे और अंतिम में देखेंगे राजत्युमा वल्लभ। ठीक है, इस प्रकार से उमा के जो वल्लभ हैं, मतलब जो भानुदेव हैं, वो इस प्रकार से क्या करते हैं, सुशोभित होते हैं। ठीक है, ये तो इसका वाच्यार्थ हुआ कि प्रकरण से जो प्राप्त अर्थ हो रहा है, जो शब्दों से पहला अर्थ प्राप्त हो रहा है कि यह जो भानुदेव हैं उनके प्रशंसा के बारे में इस श्लोक को कहा गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें जो एक तो इससे आ गया कि उमा महारानी भानुदेव, एक अर्थ आ गया। लेकिन जो एक और जो उमा है, उमा किसे कहते हैं हम, पार्वती जी को भी कहते हैं। ठीक है, और इस श्लोक में उमा ही सबसे महत्वपूर्ण पद है। ठीक है, तो एक तो अर्थ भानुदेव के अर्थ में निकल ही रहा है, लेकिन एक और अर्थ देखा जाए, जैसे और जितना है, जैसे पार्वती के अर्थ में लिया जाए तो जितने शब्द हैं, दुर्ग हुआ, मनसिज हुआ, सम्मिलियन हुआ, राजकुल हुआ, भोगी हुआ, ठीक है, और ये जो विभूति भूषित तनु, ये जो हैं जितने शब्द हैं, यह कहीं ना कहीं भगवान शंकर के तरफ भी इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से राजत्युमा वल्लभ मतलब भगवान शंकर भी सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस श्लोक से जो वाच्यार्थ, जो अर्थ निकल के आ रहा है, वह अर्थ अपने में नियंत्रित होकर के एक अलग अर्थ, मतलब उमा के, मतलब पार्वती के पतिदेव भगवान शंकर के अर्थ का द्योतन कराता है। इसलिए यह श्लोक जो है अभिधा मूला लक्षणा का, अभिधा मूला व्यंजना का उदाहरण बनता है। ठीक है, जैसे विश्वव्रतो भोग भी, मतलब जो सर्प हैं उनको चारों तरफ से उनको जिसको घेरे रहते हैं, तो ये सब किसके लक्षण हैं, भगवान शंकर के ही है। तो प्रकरण इसीलिए नीचे लिख रहा है कि अत्र प्रकरणेन अभिधया उमा वल्लभ शब्दस्य उमा नामनी महादेवी वल्लभ भान शक्ति देव नृपति रूपे अर्थे नियंत्रिते। ये जो उमा वल्लभ शब्द जो है, उमा वल्लभ के लिए जितने भी प्रकरणगत प्राप्त जो अर्थ हैं, वह उनके जो हस्बैंड हैं, उनके पतिदेव हैं, वो नृपति के मतलब राजा के अर्थ में नियंत्रित हो गए हैं, राजा के अर्थ में नियंत्रित कर दिया गया है। लेकिन व्यंजना एवं गौरी वल्लभ रूपो अर्थः बोध्यते। लेकिन अगर व्यंजना के द्वारा देखा जाए, अभिधा मूला व्यंजना के द्वारा देखा है, तो वह अर्थ मतलब जो उमा के मतलब पार्वती के पतिदेव भगवान शंकर का जो अर्थ निकल के सामने आ रहा है, वह अर्थ गौरी वल्लभ रूप अर्थ बोध्यते। यह किससे बोधन हो रहा है, तो अभिधा मूला व्यंजना से इसका बोधन हो रहा है। ठीक है, एवं अन्य इसी प्रकार से अन्य भी उदाहरण देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो यह जो श्लोक है किसका उदाहरण है, तो अभिधा मूला व्यंजना का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, इतना भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। दुर्गा अलंकृत विग्रहो मनसिजम सम्मिलियन तेजसा, ये जो श्लोक है किसका उदाहरण है, ठीक है, किसके द्वारा इसकी रचना की गई है, इन सब बिंदुओं को आप लोग स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ आपका जो अभिधा मूला का जो थोड़ा सा अंश बचा था, वो अभिधा मूला व्यंजना यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, अब जो शाब्दी व्यंजना का जो दूसरा भेद है, लक्षणा मूला व्यंजना, कौन है, लक्षणा मूला व्यंजना, उसके क्या कहते हैं, उसका विवेचन कर रहे हैं, इसका लक्षण देते हैं कि लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम
यस्य कृते लक्षणा उपास्यते, जिसके लिए हम लक्षणा शब्द शक्ति का आश्रय करते हैं, मतलब प्रयोजन के ज्ञान के लिए लक्षणा शक्ति का आश्रय करते हैं। ठीक है, मतलब जिसके लिए लक्षणा शब्द शक्ति का हम आश्रय करते हैं, ग्रहण करते हैं, वह कौन है? तो प्रयोजन है। ठीक है, तो जैसे अभी उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, यहाँ अर्थ समझ लेते हैं कि जिसके यस्य लक्षण, मतलब जिसके लिए हम लक्षणा शब्द शक्ति का आश्रय करते हैं, ग्रहण करते हैं, उस प्रयोजन का यया प्रत्यायते स्यात् सा स्यात् व्यंजना लक्षणाश्रया। उस प्रयोजन का जिसके माध्यम से हमको प्रतीति होता है, मतलब जिसके माध्यम से हमको प्रयोजन का ज्ञान होता है, वह प्रयोजन का ज्ञान कराने में जो शब्द शक्ति होती है वह कौन होता है? तो लक्षणा पे आश्रित व्यंजना होती है। ठीक है, तो लक्षणा मूला व्यंजना इसी को कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक शब्द में बोलें तो मतलब जो प्रयोजन का ज्ञान जिसके माध्यम से होता है, वह प्रयोजन का ज्ञान लक्षणा मूला व्यंजना के माध्यम से होता है। प्रयोजन जो होता है वो व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से ही होता है, लेकिन उस प्रयोजन, मतलब उस प्रयोजन पर जाने के लिए कहीं ना कहीं लक्षणा शब्द शक्ति का हमको मतलब सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि जिसके लिए हम लक्षणा शब्द शक्ति का आश्रय करते हैं, उसको हम आधार बनाते हैं, तो उसमें किसके लिए? तो प्रयोजन के ज्ञान के लिए। तो जिसको आधार बनाकर जिस प्रयोजन का ज्ञान हो रहा है, तो आधार तो हो गया लक्षणा शब्द शक्ति, और जिस प्रयोजन का ज्ञान जिसके माध्यम से हो रहा है वही लक्षणा पे आश्रित लक्षणा मूला व्यंजना होता है। ठीक है, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देते हैं गंगायाम घोषः इत्यादि जलमयादि अर्थम बोधनात् अभिधायाम। वो जो गंगायाम घोषः जो उदाहरण देते हैं, इस उदाहरण में जो जलमय, मतलब जो जल प्रवाह गंगा जो है, इसका अर्थ अभिधा के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, अभिधायाम तटादि अर्थम बोधना लक्षणायाम। और जो गंगा के तट पे घोष है, वो जो तट अर्थ निकल के आता है, वह तट अर्थ हमको लक्षणा के माध्यम से ज्ञान होता है। ठीक है, विरतायाम यथा शीतत्व पावनत्वादि अतिशयादि बोध्यते सा लक्षणा मूला व्यंजना। अर्थात आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जो मतलब जो शब्द शक्तियां होती हैं, मतलब इनका जो व्यापार होता है, वह अपना एक बार व्यापार करने के बाद पुनः दोबारा उसमें प्रवृत्त नहीं होती हैं। अगर यहाँ पे जो गंगा का जो जल प्रवाह जो अर्थ है, उसका ज्ञान कराने में जो अभिधा शब्द शक्ति यहाँ पे कार्य कर रही है, वह जल प्रवाह रूप अर्थ बताने के बाद दोबारा वहाँ पे प्रवृत्त नहीं होगी। उसी प्रकार से जो लक्षणा के माध्यम से हम तट अर्थ को जानते हैं, उस तट अर्थ को बताने के बाद लक्षणा शक्ति भी प्रवृत्त नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए उसके बाद जो हमको जो तट पे घर बनवाने का जो हमारा प्रयोजन है कि हम तट पे क्यों घर बनवा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि गंगा में जो शीतत्व और पावनत्व जो अतिशय बोध है, उसको हम प्राप्त करने के लिए गंगा के तट पे अपना घर बनवा रहे हैं। तो अभिधा और लक्षणा तो अपने अपने कार्य को करके चले गए हैं, तो कार्य को करने के बाद जो शीतत्व और पावनत्व इत्यादि जो अतिशय जो प्रयोजन है, इसका बोधन किसके माध्यम से होता है? तो इसी का बोधन लक्षणा मूला व्यंजना के नाम से होता है। ठीक है, तो ये स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। तो लक्षणा पे आश्रित होने वाला जो व्यंजना होता है, उसे क्या कहते हैं? लक्षणा मूला व्यंजना कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से गंगायाम घोषा में जल प्रवाह रूप अभिधा के माध्यम से, उसका तट रूप अर्थ लक्षणा के माध्यम से, और अगर शीतत्व पावनत्व दे रहा हो कि वहाँ पूछ दे कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो मान लीजिए व्यंजना भी दे सकता है। ठीक है, अभिधा मूला व्यंजना भी दे सकता है, लक्षणा मूला व्यंजना भी दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, और लक्षणा मूला व्यंजना ये ऑप्शन आपको यहाँ क्या करना है? सही कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो व्यंजना के जो दो भेद करते हैं, वह दो भेद कौन है? तो जो व्यंजना के जो दो भेद करते हैं, वह दो भेद है। एक आपका शाब्दी व्यंजना, क्या है? एक शाब्दी और आर्थी, जिसमें से
शाब्दी के दो भेद करते हैं, एक अभिधा मूला, एक अभिधा और एक लक्षणा मूला। ठीक है, तो अभिधा मूला और लक्षणा मूला इन दोनों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यंजना के शाब्दी व्यंजना मतलब व्यंजना का जो भेद शाब्दी व्यंजना है उस पे हम लोग चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, अब नंबर आता है आर्थी व्यंजना का। ठीक है, तो अब आते हैं आर्थी व्यंजना पर। इसीलिए यहाँ पर लिख रहा है कि एवं शाब्दी व्यंजनाम उक्त्वा अर्थम आह। शाब्दी व्यंजना को कहने के बाद अब आर्थी व्यंजना को क्या कर रहे हैं, कहने जा रहे हैं। ठीक है, तो आर्थी व्यंजना क्या है तो ये देख लेते हैं। कह रहे हैं कि वक्तृबोधव्य वाक्यानाम अन्य सन्निधि वाच्योः प्रस्तावदेश कालानाम काकोश्चेष्टादिकस्य च वैशिष्ट्याद अन्यमर्थम या बोधयेत् सार्थ संभवात्। बात उसी को पहले से लिए रहना है। ठीक है, कि जो शब्दों के अभी तक तो शब्दों के अर्थ से निकल के आ रहा था, मतलब जो शाब्दी व्यंजना है, शाब्दी व्यंजना में जो हमको व्यंजना दिख रहा था वो शब्दों को आधार बना के हो रहा था। क्यों? क्योंकि अगर आप उस श्लोक को देखिए या शब्द को, किसी का उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए जो हम पिछला श्लोक देखे हैं उसमें जो उमा शब्द है, इस उमा शब्द को ही आधार बना करके दो अर्थ निकल के आ गए। ठीक है, लेकिन अब आर्थी व्यंजना में जो मान लीजिए अपने अर्थ के माध्यम से तो एक अर्थ में साइड हो गए, लेकिन इनके माध्यम से उन अर्थों का भी एक अलग से अर्थ निकले, उसको हम आर्थी व्यंजना के नाम से जानते हैं। वक्ता के हिसाब से, मतलब वक्ता इस प्रकार से बोल रहा है कि निकल अर्थ भले रहा है लेकिन समझ आदमी दूसरा सकता है, तो उसमें जो होता है वो आर्थी व्यंजना होता है। ठीक है, बोधा की दृष्टि से, वाक्य की दृष्टि से, अन्य सन्निधि की दृष्टि से, प्रस्ताव, देश, काल, काक और चेष्टा आदि के वैशिष्ट्यात, इनके विशिष्टता से मान लीजिए वक्ता अपने हिसाब से कुछ विशेष बोल रहा हो, या ऐसा बोधा बहुत परिणित बुद्धि का हो, वो अच्छे से सब चीज़ों को समझ पा रहा हो। ठीक है, तो वैशिष्ट्यात अन्यम अर्थम या बोधयेत्, इन सभी के वैशिष्ट से, इन सभी के विशेषता से जो अन्य अर्थ बोध होता है और जिसके माध्यम से उनका बोध होता है, उनको हम आर्थी व्यंजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आर्थी व्यंजना किसे कहते हैं ये समझ गए होंगे, और किसके किसके माध्यम से होते हैं, तो ये आपके उलक्षण हुए। तो इसको आप लोग रट जाइएगा, इसमें एकदम रट्टू तोता बन लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें दिमाग क्या लगाएंगे, तो ये आर्थी व्यंजना करते हैं। ठीक है, अब आगे इसके एक एक उदाहरण देंगे। अब उदाहरण पे चर्चा करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे क्या है कि व्यंजनेति संबध्यते, ये भी व्यंजना से ही संबंधित है। करा कि तत्र वक्तृ वाक्य प्रस्ताव देश काल वैशिष्ट्य यथा मम, मतलब जो आचार्य विश्वनाथ हैं वह इनके उदाहरणों को वक्ता के, मतलब वक्ता के वैशिष्ट्य से, वाक्य के वैशिष्ट्य से, प्रस्ताव के वैशिष्ट से, देश विशिष्ट से और काल के वैशिष्ट से, इनसे जो अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, इनका जो उदाहरण है उसके उदाहरण को वह जो अब खुद के द्वारा, उनके द्वारा जो रचित है उस श्लोक को वो देते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा रचित है, तो ये आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा यह श्लोक रचित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसके किसका ये उदाहरण है, वक्ता का। ठीक है, वक्ता के वैशिष्ट से, वाक्य के वैशिष्ट से, प्रस्ताव के वैशिष्ट से और काल और देश के वैशिष्ट से। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार मान लीजिए पूछ दे कि काल का उदाहरण कौन है, तो आप आगे ध्यान रखे हो, पीछे का भूल गए हो। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा क्या है इसमें, तो देख लेते हैं कि कालो मधु कुपित एष च पुष्पधन्वा धीरा वहन्ति रतिखेदहरा समीरा केली वनीयमपि वंजुल कुंज मंजुर दूरे पति कथय किम करणीय मध्य। एक इसका प्रकरण यह है कि एक विवाहिता स्त्री है। ठीक है, और उनके विवाहिता स्त्री हैं, उनके हस्बैंड क्या हैं, उनसे दूर हैं। ठीक है, कहीं दूर पे मान लीजिए कमाने गए होंगे। ठीक है, तो वह बात सबसे कर नहीं सकती है, उसकी जो क्लोज की फ्रेंड है उससे वह मतलब अपने वो सखी से कह रही है कि ये जो बसंत ऋतु का जो उन्मादक समय है, ठीक है, मतलब
ये वसंत ऋतु का एक तो उन्मादक समय है, ठीक है, और जो कामदेव हैं कालह मधु, मतलब यह जो समय चल रहा है यह वसंत ऋतु का समय है, ठीक है। और ऐसा नहीं, वसंत ऋतु अपने चरमोत्कर्ष अवस्था पे है, मतलब इस अवस्था में है कि आदमी को हिला दे, ठीक है। और कुपित एष पुष्पधन्वा, एक तो वसंत ऋतु का मौसम है, ऊपर से भगवान कामदेव हमारे ऊपर हावी होकर के हमसे एकदम क्रोधित हो गए हैं, मतलब काम की तेजना को हमारे अंदर क्या कर दिए, एकदम थोड़ा सा तेज कर दिए हैं, ठीक है। और धीरा वहंती रति खेद हरा समीरा, मतलब जो रति क्रीड़ा से जो थकान होता है, जो थकान हमको प्राप्त होता है, उस थकान को दूर करने वाला यह समीरा धीरा वहंती, और रति श्रम को हरने वाला ये जो धीरे धीरे जो वायु है यह मंद मंद गति से चल रहा है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि केली वनीयमपि वंजुल कुंज मंजुर दूरे पति कथय किम करणीय मध्यम, ठीक है। और अशोक के कुंजों से रमणीय, मतलब ऐसा यह है कि जहाँ पे अशोक के कुंज विद्यमान हो, ठीक है। और वंजुल कुंज मंजुर दूरे, और क्रीड़ा के योग्य, मतलब एक तरह से कहें तो हमारे मनोनुकूल एक मतलब अच्छे वातावरण वाला यह क्या है, ये एक छोटा सा वन है जहाँ पे हम लोग मिलकर के प्रेम इत्यादि कर सकते हैं, ठीक है। और पति दूर हैं, पति ही कथय किम कर दूरे पति ही कथय किम करणीय मध्य। तो अभी तक क्या बताया कि एक तो उन्मादक समय है वसंत ऋतु का, कामदेव कुपित हैं, और रति खेत को दूर करने वाला ये वायु भी धीरे धीरे चल रही है, मतलब चल रहा है, ठीक है। इतनी सारी अवस्थाएं हमारे सामने हैं, और इतना सब मतलब जो एकदम अनुकूलता का वातावरण ये इसको कहा जाता है। और इस स्थिति में और जो हमारे पतिदेव हैं वो हमसे दूर हैं, ठीक है। तो वो कह रही है, तो भाई सीधे तो इससे अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि हमारे पतिदेव इस समय से क्या हैं, दूर हैं, ठीक है। तो ये बात किससे कह रही है, तो कह रही है अपने सखी से कि भाई एक तो ऐसा माहौल है और इस माहौल में भी पति दूर हैं। तो जो उसकी सखी है वो सखी उसकी समझदार है, तो समझदार है तो समझ जाती है। तो क्या समझती है, तो देख कह रहा है कि अत्र एतम देशम प्रति शीघ्र प्रच्छन्न कामुक स्वया प्रस्यताम इति सखीम प्रति कयाचिद व्यज्यते। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये जो कामुक वातावरण बना हुआ है उन्मादक वाला, ठीक है। तो पति जी तो दूर ही हैं, तो मान लो मूड टाइप का कुछ बन ही गया है तो तुम फौरन जाओ और एक मतलब जो हमारे जो उपपति हैं, मतलब उपनायक हैं, उनको बोल दो कि वो हमारे पास चले हैं, ठीक है। तो यह किससे हो रहा है, तो इसके अर्थ से जो दूसरा अर्थ निकल के आ रहा है किम करणीय मध्य, मतलब आज मैं क्या करूं, तो करे तो एक काम करिए, जाइए उनको बुला कर लाइए, ठीक है। तो यही क्या हो रहा है, व्यंजित हो रहा है। इसमें वक्ता इस स्टाइल से बोल रहा है कि वह जो उसकी सखी है समझ जा रही है, ऐसा वाक्य की संरचना भी है, ऐसा प्रस्ताव भी वो दे रही है, ऐसा देश भी है। देश क्यों है, क्योंकि ऐसा वातावरण बना हुआ है, ठीक है। और काल भी है, ठीक है। और काल कैसा है, तो वही वसंत ऋतु का काल है। तो जितने भी एक मतलब प्रेमी जोड़ा के लिए जितने भी अनुकूल वातावरण हो सकते हैं वो सभी वातावरण यहाँ पे विद्यमान है, ठीक है। तो इसलिए यह किसके उदाहरण हैं, इनके वैशिष्ट से एक अलग जो व्यंजना हो रही है वह त्वया प्रेष्यताम, मतलब तुम्हारे द्वारा मुझे प्रेषित किया जाए, जाओ और उनको बोल करके आओ, ठीक है। तो ये आपका इनके माध्यम से इस व्यंजना का, इतने सारे व्यंजना का यह उदाहरण होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि बोधव्य वैशिष्ट्ये, वक्ता बोलता है, ठीक है, और बोधा अपने वैशिष्ट से उसके अर्थ को जान लेता है, ठीक है। मान लीजिए हम किसी पे ताना मार रहे हों, ठीक है, और कह रहे हैं कि अरे गुरु आपका क्या ही कहा जाए, ठीक है। तो बात तो आदमी नॉर्मल कर रहा है, लेकिन बोधा समझ ले रहा है कि हमारे इनके साथ व्यवहार क्या है, तो ये हमारे पे तंजे मार रहे हैं, ठीक है। तो बोधा के वैशिष्ट से जो अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अर्थी व्यंजना कहते हैं। जैसे उसका फेमस उदाहरण है, इसको काव्य प्रकाश में भी आपको देखने को मिलेगा कि वही वाला प्रकरण है कि एक सखी है दूसरे सखी से कह रही है, उसके सखी कहीं दूर
तालाब के किनारे नहा वहा रहे हैं तो कह रही है कि जाओ एक काम करो, उनको बुला कर लेके आओ, ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब चूंकि उसकी जो सखी रहती है वो अगर आम भाषा में सौतन टाइप की रहती है, ठीक है, तो जाती है, फिर वहाँ से चली जाती है। तो आने के बाद वो कहती है, मतलब आती है, ठीक है, और वो फिर से उसको देख करके जिस मतलब जो उसको भेजी रहती है वह उससे कहती है कि निःशे सच्युत चंदनस्तनतटम निर्मिष्ट रागोधरो नेत्रे दूर मनंजने पुलकिता तन्वीतयम तनु। मतलब तुम्हारे स्तनों से क्या हुआ है, चंदन का लेप मिट गया है, ये जो आँख हैं, आँखों के किनारे का जो अंजन है, जो आँख है वो आँखों में तो चारों तरफ से अंजन लगा रहता है, लेकिन मिटा क्या है, केवल साइड वाला, ठीक है। और निर्मिष्ट रागोधरो, और ये आपका जो होठ है, होठ का जो निचला हिस्सा है, इसका ही राग केवल मिटा हुआ है, और जो आपका शरीर है भीग करके क्या हो रहा है, पुलकित हो रहा है, मतलब रोमांचित हो रहा है, ठीक है। तो कह रही है इतना कुल कहने के बाद एक चंदन तुम्हारा हट गया, ये जो साइड का अंजन है वो हट गया है, और अधरोष्ट तुम्हारा है उसका लेप हट गया है, ठीक है, और तुम्हारी शरीर भी रोमांचित हो गई है। तो इस प्रकार से हे मिथ्यावादिनी दूती, मतलब हम तुमको जो कार्य दिए थे उसको जा करके पुनः हमारे पास लेकर आने वाली, झूठ बोलने वाली दूती, बांधव जनस्या ज्ञात पीड़ागमे वापिम स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्या धमस्यांतिकम। मतलब तुम हमारे जहाँ जिस तालाब के किनारे हमारे पतिदेव जी हैं वहाँ तुम गई हो, लेकिन उस तालाब में नहा करके चली आई हो, लेकिन उनको नहीं बोली हो, ठीक है, ये तो अर्थ निकला। लेकिन अगर देखा जाए ये जितने सारे वो चीज़ उसको बता रही है, तो इस बात से वो भी समझ रही कि भाई अगर कोई तालाब में नहाएगा तो अंजन इतना तो थोड़ी छूटेगा, पूरा छूट जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसे तिरछा लेट करके इतना टच कराएगी तो छूट जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए इसका वो बोद्धा अपने विशिष्ट के आधार पे, बोद्धा अपने शक्ति के आधार पे बात को समझ ले रहा है कि हम जो इससे बात को छिपा रहे हैं उस बात का ज्ञान इसको हो गया है। तो यही इसमें व्यंजित होता है, अत्र तद अंतिकम में रंतुम गतासीति विपरीत लक्षणा लक्ष्यम तस्य च रंतुमिति व्यंग्यम प्रतिपाद्य दूती वैशिष्ट्याद बोध्यते। अर्थात इसका मतलब है कि तुम उनके साथ रति क्रीड़ा करके आई हो, ठीक है, यह व्यंजना के माध्यम से, आर्थी व्यंजना के माध्यम से यह अर्थ प्राप्त होता है। और इसमें किसके वैशिष्ट से, तो बोद्धा के वैशिष्ट से यह व्यंजना निकल करके सामने आता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये बोद्धा के विषय इतना उदाहरण देने के बाद अब आगे क्या कहते हैं, अगला उदाहरण देते हैं कि अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य, मतलब दूसरे के सन्निधान से वैशिष्ट्य। बात यह है कि यहाँ पे हाँ, अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य मतलब एक सरोवर है और सरोवर के किनारे मतलब सरोवर पे साइड में दो प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए हैं। तो जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी से कहती है कि पश्य निश्चल निस्पंदा विष्णि पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन प्रस्थिता संघ सुक्तिरिव। मतलब पश्य मतलब इस सरोवर के किनारे, मतलब देखो कि विष्णि पत्रे राजते बलाका, ठीक है, मतलब कमल के पत्ते पर ये जो विराजमान जो बलाका है कितनी आश्वस्त है, कितने मतलब निष्पन्द रूप से, निश्चेष्ट रूप से एकदम आराम से क्या हुई है, वहाँ पे बैठी हुई है। और मानो कैसी लग रही है, तो निर्मल मरकत भाजन प्रस्थित शंख सुक्ति के समान उसके अवस्था को देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो मरकत के मतलब पन्ने पे शंख को क्या कर दिया गया, रख दिया गया हो, इस प्रकार से वह विराजमान है। मतलब मरकत के पन्ने जब हम शंख रख देते हैं और ऊपर वो सुक्ति टाइप का हो तो एकदम वो खिलता है। इसी प्रकार से विष्णि पत्र पे क्या हुआ है, जब बलाका बैठी हुई है तो वो भी उस प्रकार से चमक रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ निकल के क्या आ रहा है कि भाई एकदम शांत रूप से अच्छे से बैठी हुई है। लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है कि अत्र बलाकया निष्पंदत्वेन विश्वस्तत्वम, कि भाई वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो भाई कहा कि थोड़ा हम लोगों को कुछ प्राइवेट बात करने हैं, तो एक थोड़ा सा अच्छा सा जगह बताओ। तो उसका नज़र किनारे सरोवर के किनारे पड़ता होगा, मतलब पड़ रहा होगा। तो कहती है कि हम देखो यहाँ ये स्थान ठीक है। तो क्यों ठीक है, तो
करे कि देखो यहाँ पे जो बलाका है एकदम निष्पन्न रूप से बैठी है, अर्थात निष्पन्न रूप से इसलिए वो बैठ सकती है कि वह बार बार आकर के वहाँ बैठती होगी और उसको दूर दूर तक भान इस बात का नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई आता जाता होगा। अगर उसको ये भान रहता कि यहाँ कोई आता जाता है तो वह आराम से वहाँ बैठ ही नहीं सकती थी। कहीं ना कहीं उसके शरीर में मतलब उसको जाने की जो जल्दी रहती है, मतलब शरीर में जल्दीबाजी दिखती ही दिखती। ठीक है, तेन अस्य देशस्य विजनत्वम, इसलिए इस बात का भी ज्ञान हो रहा है कि यह जो देश है यह जनों से रहित है, यहाँ मतलब लोग आते जाते नहीं है। अतः संकेत स्थानम एतद इति कयापि सन्निहितम प्रच्छन्न कामकम प्रत्युच्यते, इसलिए हम लोगों के प्यार भरी बात करने का जो उचित स्थान है यही स्थान है। ठीक है, तो इस प्रकार यह अर्थ निकल के आता है। तो यह अर्थ किसके माध्यम से निकल के आता है? तो कह रहे कि अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य। तो अन्य सन्निधि कौन है? एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है, ये दो बात कर रहे हैं, लेकिन इनको किसके माध्यम से उस स्थान का पता चलता है? तो उस बलाका के माध्यम से। जो अन्य सन्निधि है उस बलाका के क्रियाकलाप को देख करके वह जो अपना स्थान है वह तय करते हैं। ठीक है, तो अत्रैव स्थान निर्जनत्व रूपम व्यंग्यार्थ वैशिष्ट्यम प्रयोजनम, यह जो स्थान है वो निर्जन है, मतलब जनों से रहित है, इसलिए यहाँ पर बैठ करके हम लोग बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो यह किससे निकल के आता है? तो अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य से। ठीक है, इसका उदाहरण हो गया। इसके बाद देते हैं काकू का उदाहरण। भिन्न कंठर ध्वनिर्धीरैः काकू इति अभिधीयते, मतलब हम जो अपने कंठ के माध्यम से जो शब्दों में उतार चढ़ाव करके जो हम ध्वनि कर देते हैं, जैसे कहेंगे अरे अबे मतलब क्या गुरु, ठीक है, ऐसे करें का गुरु, इस टाइप के करें। तो मतलब एक ही शब्द हम जब भिन्न भिन्न ध्वनि के माध्यम से उच्चारण करते हैं तो यह मतलब ध्वनिर्भेद ही उसको हम क्या कहते हैं? काकू के नाम से कहते हैं। ठीक है, तो इत्युक्त प्रकारायाः काकुर्भेदा आकरेभ्यो ज्ञातव्या, जिसके काकू के भेद को आकर ग्रंथ इत्यादि में बताया गया। ठीक है, तो यहाँ आपको काकू का उदाहरण क्या देते हैं? काकू का उदाहरण समझ गए होंगे कि भिन्न ध्वनि, काकू इसे ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। भिन्न कंठ ध्वनिर्धीरैः काकू इति अभिधीयते। ठीक है, इसका उदाहरण क्या देते हैं कि गुरुजन परतंत्रतया बत दूरतरम देशमुद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नेस्यति सखी सुरभि समयेसौ। हे सखी, मतलब वही बात है कि एक नायिका है अपने सखी से कहती है कि हे सखी कि सुरभि समयेसौ, मतलब यह जो समय है बहुत मतलब शानदार समय है। कैसा शानदार समय है? तो वसंत ऋतु का समय है और अलिकुल कोकिल ललिते, मतलब भ्रमर समूह और कोकिल को मनोहर करने वाला यह सुरभि समय है असौ, मतलब यह जो भ्रमर समूह हैं और जो कोयल इत्यादि होते हैं उनको मनोहर करने वाला यह सुरभि समय है, अच्छा समय है। और गुरुपर तंत्रतयावत दूरतरम देश मुद्यतो गंतुम, और जो हमारे पतिदेव जी हैं वह पतिदेव जी क्या हैं? अपने गुरु के, अपने माता के, अपने पिता के इतने मतलब आदर करने वाले हैं, इतने उनको मानने वाले हैं कि मान लीजिए बैठा घर में बैठा होगा तो माता पिता कह रहे हैं कि अरे भाई कहाँ जोरू का गुलाम बन रहे हो, जाओ कुछ कमाओ खमाओ। ठीक है, तो एक बार भले उसको कितना भी अच्छा लग रहा हो, भाई चलो नई नई शादी हुई है थोड़ा रहना चाहिए, लेकिन गुरु माता पिता का आदेश आ गया तो उनके आदेश को वो काट नहीं सकता है। तो इसलिए उनके आदेश में आ करके उनके परवश मतलब उनके अधीन हो करके इतना वह उनके अधीन है कि वह दूसरे देश में जा करके कमाने के लिए एकदम मतलब परेशान है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो उसके ऊपर उनके माता पिता का जो आदेश है, जो वश है, इस प्रकार से हावी है। तो ये तो अर्थ निकल के आ रहा है कि न यस्यति, मतलब जो इस प्रकार से अपने गुरु माता पिता के जो अधीन है वो क्या मतलब हमारे पास आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो सामान्य से अर्थ निकल रहा है, लेकिन उसको कहने की जो ध्वनि है करे कि नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि जब वो हमारे पास रहता है तो हमारे पास रहने पर इतना मतलब हम लोग एक दूसरे में इतना लिप्त हो जाते हैं
कि अगर उसको गुरु माता पिता उसको यदि न बुलाएं तो जाए ही नहीं, मतलब वो गुरुवश के कारण यहाँ से चला जाता है, अन्यथा हमारे पास से जाता ही नहीं। तो क्या एक बात बताओ कि सुरभि समय असौ, एक जो हम लोग रूम में रहते हैं तो इस अवस्था में, लेकिन ये जो समय है, जो ऐसा जो वसंत ऋतु का जो समय है, और इस समय क्या वह नहीं आएगा? जो बोलने का जो टोन है, इससे पता चल जाता है कि अत्र न एष्यति, मतलब क्या वो नहीं आएगा? तो कह रहे हैं कि अपि तरहि एष्यति, वह बिल्कुल ही आएगा। यह किससे व्यंजित हो रहा है? तो वह काकू से व्यंजित हो रहा है। कह रहा है कि जब हमारे पास रहता है तो माता पिता बुला देते हैं तभी जाता है, नहीं तो दिन भर नहीं होता है कि वो तो घर में खाला नहाला टाइप का, तो अगर नहीं बुलाते तो जाता ही नहीं, ठीक है। और ऐसा समय तो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो इसमें जो अन्य अर्थ की प्रतीति होती है वह काकू के वैशिष्ट से क्या होता है, इस अर्थ का ज्ञान होता है। नहीं तो बगल वाले को क्या पता, लेकिन बस इन दोनों में इतना कम्युनिकेशन अच्छे से है कि वह एक दूसरे के विचार को अच्छे से समझ ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तरहि एष्यति, वो बिल्कुल ही आएगा, इस बात का ज्ञान काकू के माध्यम से हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग हाँ, एक और उदाहरण के बाद समाप्त हो रहा है कि चेष्टा वैशिष्ट, वक्त्री, प्रस्ताव, देश, काल, बोधा, काकू, इन सब के उदाहरण देने के बाद अब चेष्टा के उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। चेष्टा मतलब चेष्टा के भी माध्यम से अर्थ निकल जा सकता है, मतलब हमारे बॉडी का कोई एक पार्ट नहीं है जो निरर्थक हो, हर पार्ट, हर चीज कुछ न कुछ मतलब संकेत या कुछ न कुछ अर्थ का ज्ञान कराता ही है, ठीक है। उसी में एक यह है कि संकेत काल मनसंविटम ज्ञात्वा विदग्धया हसन नेत्रार्पिता कूतम लीला पद्म निमीलितम। मान लीजिए शादी ब्याह का माहौल है और मान लीजिए पहले से किसी की बातचीत चल रही हो, उसमें से दोनों के जानने वाले या साथ में ही हों, वो भी पास में ही बैठे हों, लेकिन वो दोनों अकेले में मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो भाई उससे डायरेक्ट बात भी नहीं कर सकती है, क्यों? क्योंकि ऐसे नॉर्मल कोई बातचीत करे तो कोई ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपको पता चल गया कि हमारे अंदर इसके प्रति कुछ न कुछ फीलिंग है, तो मत्स्यकटिका में कहता है ना कि स्वैर दोषो ही भवति संकितो मनुष्य, यदि आपके अंदर दोष नहीं होगा तो आप संकित नहीं होंगे। अब यदि आपके अंदर दोष होता है तभी आप लोगों से अपने आप को छुपाते फिरते हैं। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रति अच्छे से हैं, तो अब वो परेशान है, जो लड़का है वो उससे मिलना भी चाह रहा है, तो अब वो हंस हंस के अपने सहेलियों में बात कर रही है, तो अब उसको देखने के बाद वो उसको जवाब भी उस समय देना है, नहीं तो और परेशान हो जाएगा। तो उसी में वो जवाब दे देती है कि विटम ज्ञात्वा विदग्धया, तो क्या देती है कि हसन नेत्रार्पिता कूतम लीला पद्म निमीलितम, हाथ में कमल इत्यादि ली हुई हो, मतलब ली रहती है, ठीक है, और हंसते हंसते उसको क्या करती है, कमल को बंद कर देती है। अर्थात यह ऐसी चेष्टा क्या करती है कि बंद कर देती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ हाथ में कोई लिया हो और सामने से कोई देख रहा हो, गुस्से से पढ़ दे, इसका मतलब हो सकता है गुस्सा भी हो जाए, लेकिन चेष्टा के अर्थ को इतना अच्छे से दोनों जानने वाले हैं कि वो समझ जाता है। तो क्या समझता है, कहा कि अत्र संध्या काल संध्या संकेत काल इति पद्म निमीलनादि चेष्टया कयाचिद उच्यते, ठीक है। तो संध्या काल में क्या होता है कि जो कमल होता है वो बस जाता है और फिर सुबह जब सूर्योदय होता है तो वो खुल जाता है, अर्थात वो तुरंत उसको देख, मतलब उसके सामने देख करके उसको बंद कर दी है। तो इसका मतलब है कि ये काम करना सायं के समय ये सब जो पार्टी है वो बंद हो जाएगा। भाई दिन वाला पार्टी रहा होगा, तो इसलिए शाम के सभी लोग अपने अपने खा पी के घर चले जाएंगे, तो शाम को हम लोग अच्छे से मिल करके जो बातचीत है कर लेंगे, ठीक है। तो एवं वक्त्रादि नाम व्यस्त समस्ता नाम वैशिष्ट बोधभ्यम, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आर्थी व्यंजना है, वो आर्थी व्यंजना के जो जितने जितने भेद दिए, उनके वैशिष्ट से जो अन्य अर्थ की प्राप्ति होती है उसे ही क्या कहते हैं, हम आर्थी व्यंजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि त्रैविध्यादिमय अर्थानाम प्रत्येकम त्रिधा विधा। अब चूंकि अर्थ भी होता है, शुरू में ही आपको बताए थे
कि अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं, शब्द भी 3 प्रकार के होते हैं, शक्ति भी 3 प्रकार की होती हैं। तो अर्थ के 3 प्रकार होने से व्यंजना भी, मतलब अर्थ तो 3 प्रकार का है ही, तो वह जो आर्थी व्यंजना जो व्यंग भी दिखाएगा वो भी 3 माध्यम से दिखाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि अर्थानाम वाच्य लक्ष्य व्यंग्यत्वेन त्रिरूपतया, वाच्य लक्ष्य और व्यंग इन 3 के माध्यम से वह व्यंग भी मतलब व्यंग का भी ध्यान कराएगा। इसलिए जो आर्थी व्यंजना भी 3 प्रकार के माने जाएंगे। कौन कौन? वाच्यार्थ व्यंजना, लक्ष्यार्थ व्यंजना और व्यंग्यार्थ व्यंजना। तीनों के अलग उदाहरण देंगे। कौन कौन? जो पहला उसमें दिए थे कालो मधि कुपित एष पुष्प धन्वा, ये जो उदाहरण है यह वाच्यार्थ व्यंजना का उदाहरण है। निःशेष च्युत चंदनम वाला जो श्लोक है यह लक्ष्यार्थ वाला उदाहरण है। और पश्य निश्चल निस्पंदा जो है यह व्यंग्यार्थ व्यंजना का उदाहरण बनेगा। ठीक है। और आगे जो प्रकृति प्रत्यय इत्यादि जो है वो प्रपंच बाद में कहा जाएगा, इसका कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ क्या मतलब है कि वह आर्थी व्यंजना अर्थ के 3 प्रकार के होने के कारण आर्थी व्यंजना भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए आर्थी व्यंजना भी 3 प्रकार की मानी जाएगी। और वह तीनों के उदाहरण भी क्या देंगे? वाच्यार्थ का कालो मधु, लक्ष्यार्थ का निःशेष देंगे और व्यंग्यार्थ का पश्य निश्चल निस्पंदा। ठीक है। तो इसलिए इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। एक तो किसके वैशिष्ट से कौन व्यंजित होता है ये तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन जो फिर से जो अलग से उदाहरण दे रहे हैं इनमें जो वाच्यार्थ व्यंजना का उदाहरण है, लक्ष्यार्थ व्यंजना का जो उदाहरण है, इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि शब्द बोध्य, आगे कह रहे हैं कि शब्द बोध्यो विनक्ति अर्थः शब्दः अपि अर्थांतराश्रयः एकस्य व्यंजकत्वे तद अन्यस्य सहकारिता। अर्थात जो अर्थ निकल के आता है किसी शब्द का, यह अर्थ शब्द पर आश्रित रहता है। ठीक है। मतलब अगर आर्थी व्यंजना हो, आर्थी व्यंजना शाब्दी व्यंजना पे आश्रित रहती है। ठीक है। इसी प्रकार शाब्दी व्यंजना भी क्या होती है? शब्द, मतलब शाब्दी व्यंजना से आर्थी व्यंजना अर्थ के माध्यम से निकल के आता है, तो इसलिए आर्थी व्यंजना में जो शाब्दी होता है वो सहायक होता है, और शाब्दी व्यंजना में भी शब्द के माध्यम से जो अर्थ निकल के आता है उसमें शाब्दी व्यंजना में आर्थी व्यंजना भी सहायक होती है। इसलिए एक दूसरे के व्यंजकता में एक दूसरे के व्यंजना को बताने के लिए ये सब क्या होते हैं? एक दूसरे के सहायक होते हैं। ठीक है। तो कौन? शब्द अर्थ का सहायक होता है, अर्थ शब्द का सहायक होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब सभी एक दूसरे से सहायक होते हैं। ठीक है। तो ये बताते हैं कि कौन किससे सहायक होते हैं। आगे कहते हैं उसी को लिख रहे हैं कि यतः शब्दः व्यंजकत्वेपि अर्थांतरम अपेक्षते। शब्द के व्यंजकत्व में वह अर्थों की अपेक्षा करता है और अर्थ भी शब्दों की अपेक्षा करता है। इसलिए सभी एक दूसरे के व्यंजना के लिए एक दूसरे का मतलब क्या करते हैं? सहारा प्राप्त करते हैं, सहारा लेते हैं, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि अभिधादि त्रयोपाधि वैशिष्ट्य त्रिविधो मतः। जो अभिधा इत्यादि जो 3 प्रकार की शब्द शक्ति बताए हैं, इन शब्द शक्ति को मतलब एक तो शब्द होता है, एक शक्ति होती है, एक अर्थ होता है। ठीक है। तो कौन शब्द शक्ति किस शब्द पे कार्य करके अर्थ का ज्ञान कराती है, इस बात को बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि शब्दः अपि वाचक, लक्षक और व्यंजकस तथा जो 3 शब्द शक्तियां होती हैं वह शक्तियां अपने अपने शब्द, वह अपना व्यापार किन शब्दों के माध्यम से करती हैं वह भी 3 प्रकार के होते हैं। तो उसको कह रहे हैं कि अभिधा उपाधिको वाचकः, मतलब अभिधा अपना व्यापार वाचक शब्द को आधार बना के करती है, लक्षणा शक्ति लक्षक को अपना आधार बना करती है, और जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है वो व्यंजक को अपना आधार बना करके कार्य करती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने शब्द शक्ति के प्रथम वीडियो में देखा होगा कि 3 प्रकार के शब्द, ठीक है,
तीन प्रकार के अर्थ और तीन प्रकार के शक्ति किस तरह होती हैं, इन सभी विषयों पे हम लोगों ने विधिवत चर्चा कर लिया। ठीक है, लेकिन एक बात और कहते हैं कि आप लोग व्यंजना की कड़ी में देखे होंगे कि क्या अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य त्रिषु स्व स्व अर्थम बोधयित्वा, ये तीनों अपने अपने अर्थ का बोधन कराने के बाद व्यंजना शक्ति आती है। तो उसी कह रहे हैं कि तात्पर्याख्याम वृत्तिमाहु पदार्थ अन्वय बोधने, एक अलग से तात्पर्य नामक भी वृत्ति होती है जो पदार्थों के अन्वय का बोधन कराती है। यह मीमांसकों का मत है, अलग से दे रहे हैं कि एक तात्पर्य नाम की भी वृत्ति होती है जो पद होते हैं और जो पदार्थ होते हैं, पद के जो अपने अर्थ होते हैं, उन अर्थों का एक दूसरे से जो मिलन होता है, उसके मिलन का जो भान होता है, उसका ज्ञान हमको तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से चलता है। तो वही कह रहे हैं कि तात्पर्याख्याम वृत्तिमाहु पदार्थ अन्वय बोधने, पदार्थ के अन्वय के बोधन में तात्पर्य नाम की वृत्ति होती है और उसको ज्ञान कराने में ही उसको हम तात्पर्य वृत्ति कहते हैं। तात्पर्यार्थम तदर्थम च वाक्यम तदबोधकम परे। ठीक है, और जो पदों के अर्थों से जो मिल करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसमें जो बोधक होता है उसमें पद नहीं होता है, उसमें वाक्य होता है। क्यों? क्योंकि पद का अर्थ पदार्थ हुए और पदार्थ एक दूसरे से क्या होते हैं, अपना अन्वय बना करके एक अलग अर्थ निकालते हैं, और जो एक अलग अर्थ निकल के आता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम तात्पर्य वृत्ति के नाम से जानते हैं। और तात्पर्य वृत्ति जिस पर काम करती है, जिस प्रकार से अभिधा शक्ति वाचक पे काम करती है, उसी प्रकार से तात्पर्य शक्ति पद पे नहीं वाक्य पे काम करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक अलग मीमांसक भी तात्पर्य नाम की वृत्ति मानते हैं। ठीक है, वही लिखा है कि अभिधाया एकैक पदार्थ बोधन विरामात् वाक्यार्थ रूपस्य पदार्थ अन्वयस्य बोधिका तात्पर्यम नाम वृत्ति तदर्थश्च तात्पर्यार्थः तदबोधकम च वाक्यम इति अभिहितान्वयवादिनां मतम। मतलब जो वाक्य के मतलब पदार्थ के अन्वय से जो वाक्य को आधार बना करके जो तात्पर्य वृत्ति निकल के आती है, उसको हम अभिहितान्वयवाद के नाम से जानते हैं। और यह मत किसका है? कुमारिल भट्ट और पार्थ सारथी मिश्र का यह मत है। इसका चर्चा विशेष रूप से आचार्य मम्मट किए हैं, तो आपके सिलेबस में काव्य प्रकाश भी लगा हुआ है, तो इसलिए उसके विवेचन के क्रम में हम लोग इसके बारे में विधिवत चर्चा कर लेंगे। यहाँ जितना दिया है उसके बारे में हम लोग बस चर्चा करके समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से साहित्य दर्पणे वाक्य स्वरूप निरूपणो नाम द्वितीय परिच्छेद। मान पूछ दे, हम लोग पहले वीडियो में इसके सामान्य परिचय के बारे में जाने हैं कि किस परिच्छेद में विभाजन जिसका हुआ है उसमें किन परिच्छेदों का कौन सा नाम है। ठीक है, तो इसलिए वाक्य स्वरूप निरूपण नाम जो द्वितीय परिच्छेद है, इस प्रकार से यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या क्या जान लिया, तो जान यहाँ तक लिया। एक बार देख लेते हैं कि वाक्य के स्वरूप क्या होते हैं। ठीक है, वाक्य के स्वरूप में जो अर्थ होते हैं, वो अर्थ को मतलब शब्द से जो अर्थ का ज्ञान होता है, उस अर्थ के ज्ञान कराने में जो शक्ति काम करती है, वह शक्ति कौन कौन है? तो तीन शब्द शक्तियाँ हैं और तीन शब्द होते हैं। तो वह तीन शब्द शक्तियाँ कौन हैं? तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना है। वो उसमें से अभिधा किसे कहते हैं, लक्षणा किसे कहते हैं, व्यंजना किसे कहते हैं, इन तीनों के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन तीनों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करके यहाँ पे हम लोग क्या किए, शब्द शक्ति के क्रम में जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, क्या संकेतक, ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इस प्रकार से उन टॉपिकों को हम लोग यहाँ संपन्न करते हैं। इस प्रकार से वो टॉपिक यहाँ पे पूर्ण होते हैं। तो अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो हम लोग आपके पाठ्यक्रम में जो समाविष्ट क्या है, काव्य की परिभाषा पे भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। काव्य की परिभाषाओं को जो उन्होंने खंडन किया है, किस प्रकार से उन्होंने किस आचार्यों का खंडन किया है, इस विषय पे भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। उसके बाद जो शब्द शक्ति है, उन शब्द शक्ति पे भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी विषयों पे चर्चा करके
आज का वीडियो यहीं संपन्न करते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जो आपका काव्य भेद है उसको लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।